उतना नहीं है, ठीक है? क्यों तकलीफ करते हो, उसका कोई मतलब नहीं। आज के बाद मैं आऊँ तो उतना बंद है, उतना नहीं है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? क्या पढ़ रहे थे अपन लास्ट? गुड इवनिंग एवरीवन। क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? अच्छा, लू लग गई तुम्हें? चलो लू के बाद में हम बस बात मत करो, बात ऐसे हरकतें मत करो। तो प्रतिकूल परिस्थितियों वाला टॉपिक चल ही रहा था। उसमें लगभग बातें तो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है? और आज उसी में हम आगे बात करेंगे। देखो, एक तो हमने पढ़ा था पाला। पाला पढ़ने की संभावना आप लोगों को याद होगी। देखो, आसमान साफ होता है, शाम के टाइम पे हवा चलना बंद हो जाती है और लंबी रातों में रात का तापमान जमाव बिंदु से कम चला जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। उससे बचने के तरीके की भी हम बात कर ही रहे थे। बचने के तरीके में ये था कि एक तो 0.1% H2SO4 का छिड़काव कर रहे थे, धुआं करना है, सिंचाई करना है, कांटियां बांधना है, या फिर विद्युत हीटर का प्रयोग। वायु अवरोधी वृक्ष, वायु अवरोधी वृक्ष हमेशा कौन सी दिशा में लगते हैं? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगते हैं। अच्छी बात। लू से बचने के लिए तने पर चूने का लेप करना, वो सब बात कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था उससे पहले, जो प्रोट्रे होती है, प्रोट्रे, उस प्रोट्रे के अंदर 3 चीजें होती, कोकोपिट, परलाइट, वर्मिकुलाइट। कोकोपिट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, ठीक है? तो ये परलाइट होता है, ये सिलिकेशियस नेचर का होता है, वर्मिकुलाइट माइकेशियस नेचर का होता है। ऐसा हमने जो है पढ़ा था। अच्छी बात। तो इसके अलावा और भी चीजें हम पढ़ चुके थे उससे पहले, कि नर्सरी भूमि के निर्जमीकरण के लिए फॉर्मेलिन काम में लेते हैं, वेपम काम में लेते हैं, सोइल सोलराइजेशन करते हैं मई जून महीने। यानी 3 प्रकार की क्यारियां नर्सरी में बनती है, फ्लैट बेड, रेज बेड और डीप बेड। फ्लैट बेड जो बनती है, ये बनती है आपके गर्मी के मौसम में, रेज बेड बनती है आपके बारिश के मौसम में, और डीप या संकेन बेड बनती है सर्दी के मौसम में। बाकी सब्जियों को ज्यादातर को 250 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए, प्याज को 500 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए, ऐसा हमने पढ़ लिया था। तो उससे पहले भी कई टॉपिक हम पढ़ चुके थे, उम्मीद करता हूं तुम्हें याद रहे होंगे। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। अब एक समस्या और है जिसे हम लोग कहते हैं ड्रॉट, सूखा पड़ना। क्या कहते हैं? सूखे को कहते हैं ड्राउट। क्या कहते हैं? ड्रॉट या ड्राउट। ड्राउट का मतलब यह होता है कि भाई बारिश कम होती है तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। अगर मान लो कि औसत बारिश राजस्थान की है 575 mm, कितनी है? मान लो 575 mm है। इस बारिश का खाली 70% ही प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 70% प्राप्त होता है, तो उसे हम कहते हैं सूखा। क्या कहते हैं? लेकिन इसका आधा ही प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? उसको कहते हैं घोर सूखा। क्या कहते हैं? घोर सूखा का मतलब सीवियर ड्रॉट। क्या होता है? अत्यधिक सूखे की स्थिति बनती है। तो जब जब भी सूखे की स्थिति बनती है तो उससे दिक्कत रहती है। दिक्कत क्या रहती है? हमें नमी को बचाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नमी बचाना पड़ता है। तो नमी को बचाने के लिए जो भी उपाय हम कर सकते हैं उसके लिए करते हैं। तो इसका जो प्रबंधन करते हैं हम लोग, उस प्रबंधन के अंदर शामिल है सबसे पहले मल्चिंग लगाते हैं। क्या करते हैं बेटा? मल्चिंग को हम कहते हैं पलवार। क्या कहते हैं? मल्चिंग का मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल हो सकता है जिसको हम मृदा के ऊपर बिछाते हैं, चाहे वो आपका देसी फसल का अवशेष हो सकता है या फिर आपके कोई भी प्लास्टिक की मल्च भी हो सकती है। ऐसा हम बात, ये माइक मेरे को पढ़ाने नहीं दे रहा, इससे मैं दाब चुका हूँ। है नया जुड़ना क्या है? नया क्या लाए? अब जैसे इधर मुड़ते हैं और ये बोलने लगे, इसका क्या मतलब है?
तो जो मल्चिंग होती है गाइस, तो इस मल्चिंग के फायदे बहुत होते हैं। हमेशा जैसे ये बेड बना देते हैं अपन, बेड, ये जैसे खेत में कोई बेड बना दिया, उसके ऊपर कोई भी फसल अवशेष भी मल्चिंग के रूप में डाला जा सकता है। आजकल प्लास्टिक मल्चिंग चल रही, तो प्लास्टिक मल्चिंग बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर छेद करते हैं, क्या करते हैं, और छेद करते हैं, वहां पे क्या लगता है, प्लांट, पौधा लग जाता है और फिर वो बड़ा हो जाता है, शानदार। तो इसे मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग के फायदे बहुत हैं। मुख्य फायदा जिसके लिए हम कर रहे हैं, नमी कंजर्वेशन। क्या कर रहे हैं अपन, नमी संरक्षण, मतलब इससे नमी बचती है पहला। तो इसके साथ ही और भी फायदे होते हैं, खरपतवार भी नहीं होते इससे। तो इससे खरपतवार भी क्या होते हैं, नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण भी साथ का साथ इससे होता है। इसके अलावा इससे और क्या होता है, जो है टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है। क्या होता है, तापमान नियंत्रित होता है, इससे तापमान नियंत्रण। तो मल्चिंग के फायदे काफी सारे हैं, किसानों के बीच में इसका प्रचलन बढ़ भी रहा है। मल्चिंग के लिए जो प्लास्टिक की थैली काम में लेते हैं, वो लगभग 25 से 30 mm की होती है। कितनी होती है, जबकि जो पोली हाउस होता है ना, पोली हाउस, उस पोली हाउस के ऊपर पॉलीथीन होती है 200 माइक्रोन की। कितनी होती है, इसको mm क्या, माइक्रोन याद रखो, क्या है, माइक्रोन की होती है। माइक्रोन प्लास्टिक को मापते हैं मोटाई से। तो ये 25 से 30 माइक्रोन की होती है पोलिया, ये इसके अंदर जो लगती है, चाहे वो मल्चिंग हो, चाहे लो टनल हो आदि, ठीक है। और इस तरीके से जो है, ये जो है 200 माइक्रोन की होती है। ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं बहुत बार। मैंने आपको जनरल नॉलेज में भी बहुत सारी चीजें बताई, देखो तुमको याद रखनी रहती। मैं जब बात करते करते कोई अटम सटम कोई बात करता हूँ ना, वो भी तुम्हें ध्यान से सुनना रहता, सही नहीं, हाँ, उसको उससे सीखो चीजों, समझ रहे हो। तो इसलिए क्या है कि हर कोई चुटकी मुटकी बात आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन वालों को फालतू का एक भी कमेंट नहीं करना रहता। लव मैरिज, ऑरेंज मैरिज या अरेंज मैरिज, तो लव मैरिज अरेंज मैरिज से तुम्हारे अब ये कहाँ से आया टॉपिक बीच, ऐसी कोई बात नहीं निकली, ठीक है। सर हमारे घर में बगल में जो है तिया है, तो भाई के रोने की आवाज आ रही, उससे क्या लेना देना, तुम्हारे वहां तिया है। हमारे यहाँ भी आज सुबह बेचारे बाबूजी शांत हो गए। हमारे यहाँ चाय बनाते थे, एक बाबूजी थे, अच्छे आदमी थे, तो वो शांत हो गए। हाँ वो बाबूजी शांत, देखो मैंने कहा बाबूजी शांत हो गए, ये हंस रहे थे। अरे मूर्खानंद, बाबूजी शांत हो गए तो रोने की बात, रो दोनों पहले, हंस रहे, देखो बेवकूफ। तो ऐसा होता है भाई। तो हमारे चाय बना, बहुत अच्छे बाबूजी थे, लेवल था, हम सब उनके दोग देते, चाय भी बनाते थे और आदमी बढ़िया थे, हमने पीती क्या, चाय बनाते थे सब हमारे लिए बनाते थे, तो पीते ही थे। तो उनकी बहुत याद आएगी, मैंने उनका स्टेटस भी लगा रखा, स्टोरी लगाई है इंस्टा, बाबूजी मिस, तो हमेशा याद आती रहेगी, बड़े आदमी थे। तो ऐसा है कि बिल्कुल जब मैं ऐसी कोई बात बोलता हूँ तो मुंह बंद रख के सुनना रहता, लेकिन अब मूर्खों को क्या ही कहें, अक्ल तो है नहीं। इसीलिए गांव में क्या दिक्कत आती, कई चीजें होती है, जैसे कई प्रकार के कुत्ते होते हैं, जैसे कुत्तों की 7 कैटेगरी बताई, वजन होते हैं, वजन गांव, तो 7 कैटेगरी के कुत्ते बता रहे। एक तो कुत्ता खुद कुत्ता है, दूसरा एक कुत्ते को पालने वाला कुत्ता 2, और एक ऐसे 7 कैटेगरी अलग अलग। जैसे कोई मौत मर गया तो हो गई, वहां पे हंस रहा है, कहीं बैठने गए कोई मौत मर गया तो वहां जाके दांत निकाल रहा, वो भी कुत्ते की श्रेणी। ऐसे 7 श्रेणियां, कितनी है, 7 है। तो जब कभी भी मैं बोलता हूँ और तुम साथ में अगर कोई पीछे से बोलता तो वो भी उसी श्रेणी में, 8 हो गया अब। इसलिए क्या है कि ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ऐसा है स्टूडेंट, कोई भी फालतू कमेंट आपको नहीं करना है, ध्यान से सुनने बातों। तो एक तो मल्चिंग से हम लोग नमी को बता सकते हैं स्टूडेंट। दूसरा आप यहाँ देखोगे कि फास्फोरस उर्वरकों का अधिक प्रयोग, फास्फोरस उर्वरकों का अधिक प्रयोग, मतलब जो फास्फोरस उर्वरक आप लोग काम में लेते हो, उसको थोड़ा जरूरत से ज्यादा डालना। फास्फोरस का काम होता है जड़ निर्माण का, क्या काम होता है, तो उससे अगर आप खाद ज्यादा डालोगे तो जड़ें अच्छे से विकसित होगी, और जड़ें अगर अच्छे से विकसित होगी, इसका मतलब क्या होता है, वो पानी को अच्छे से अवशोषित कर पाएगा पौधा। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका होता है वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायनों का प्रयोग। क्या है, वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन। तो वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन भी हम लोग काम में लेते हैं। ये रसायन काम में लेने से क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है, पौधे से जल की हानि
नहीं होती है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब समझते हो, पौधे के जो रंध्र होते हैं उनसे जो नुकसान होता है उसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन रोधी मतलब कहते हैं, और उनको रोकने के लिए जो भी रसायन काम में लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन। अंग्रेजी में बोला जाता है एंटी ट्रांसपेरेंट्स। क्या कहते हैं? हाँ बोलो, एंटी ट्रांसपेरेंट्स। अब एंटी ट्रांसपेरेंट आप लोग एग्रोनॉमी में भी पढ़ते हो, तो यहाँ पर भी हम लोग इसकी लिस्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिस्ट अपन बनाएंगे ही। तो ये तीसरा वाला पॉइंट आप यहाँ मान लेना, 4 प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बोलो, रंध्र बंद करने वाले ऐसे रसायन जिन, सुन लो खाली, जिनको हम लोग जो है पौधे पे छिड़कते हैं तो उनके रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्र बंद हो जाते हैं तो पानी का नुकसान नहीं होता है। इनको कहते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, यानी स्टोमेटा को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। दूसरे रसायन ऐसे होते हैं जो पत्तियों पर परत बनाते हैं, तो उनको कहते हैं परत बनाने वाले। क्या कहते हैं? परत बनाने वाले का मतलब ये होता है फिल्म फॉर्मिंग टाइप। क्या कहते हैं? फिल्म फॉर्मिंग टाइप, मतलब जो पत्ती के ऊपर परत बना देंगे तो उससे पानी का नुकसान नहीं होगा। तो बात ऐसी है स्टूडेंट्स, रंध्र बंद करने वाले कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर एक है PMA। कौन सा है? बोलो, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, तो एक तो इस कैटेगरी में आता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। दूसरा इसके अंदर आता है एट्राजीन। कौन सा आता है? बोलो, एट्राजीन। कार्बन डाइऑक्साइड, एब्सिसिक एसिड, ये सारे के सारे कौन से प्रकार के हैं? स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। पौधे पे छिड़कोगे तो पौधे के स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब परत बनाने वाले हैं जो पत्तियों पे परत बनाएंगे, उस परत बनाने वाली श्रेणी के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो इसमें आता है मोबी लीफ। क्या आता है? हाँ बोलो, मोबी लीफ, हेक्साडेकानोल, हेक्साडेकानोल, सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑयल। सिलिकॉन ऑयल का मतलब तेल। क्या है? ऑयल, और वैक्स यानी मोम। क्या है? इनका छिड़काव करते हैं तो पत्ती पे परत बन जाती है, पानी जो है नहीं निकल पाता, तो इनको हम लोग कहते हैं। एक श्रेणी और है जिसको कहते हैं परावर्तित प्रकार के। क्या कहते हैं? परावर्तित प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो परावर्तित प्रकार के को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप। क्या कहते हैं? हाँ बोलो, रिफ्लेक्टिंग टाइप, जो सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? पत्ती पे छिड़कोगे तो किरणें टकरा के वापस चली जाती है, तो वो नुकसान नहीं कर पाती। ऐसी कैटेगरी के अंदर आता है केओलिन। क्या आता है बेटा? केओलिन 5% की रेट है। क्या है उसकी? 5% की दर से हम लोग उसको छिड़काव करते हैं, केओलिन। सुपरवाइजर 2015 में आया हुआ प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऐसा रसायन है, वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन, जो कि परावर्तित प्रकार का है? तो वो कौन सा है आपका? केओलिन है, ये आपको याद रखना। एक कैटेगरी और है जिसे हम लोग पता है क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वृद्धि अवरोधक। क्या कहेंगे बेटा? वृद्धि अवरोधक। वृद्धि अवरोधक का मतलब होता है ग्रोथ रिटार्डेंट। क्या है बेटा? बोलो, ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट्स वाली जो कैटेगरी है इसके अंदर जो आता है वो आपका आता है साइकोसेल। कौन सा आएगा बेटा? साइकोसेल को हम लोग कहते हैं क्लोरमेक्वाट। इसी का दूसरा नाम क्या है? क्लोरमेक्वाट। और एक इसमें आता है CCC। क्या आता है? वाष्पोत्सर्जन को रोकने वाले रसायन 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है रंध्र बंद करने वाले। कौन से हैं? बोलो, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, एट्राजीन, कार्बन डाइऑक्साइड, एब्सिसिक एसिड। परत बनाने वाले मोबिलीफ, हेक्साडेकानोल, सिलिकॉन, ऑयल एंड वैक्स। परावर्तित प्रकार के केओलिन, वृद्धि अवरोधक, साइकोसेल। ये एक ही रसायन है, समझ लो। ऐसे ऐसे कई ऐसे रसायन होते हैं ना जो वृद्धि को रोकते हैं। वृद्धि को रोकने का मतलब वो जिब्रेलिक एसिड की ग्रोथ को भी रोकते हैं। क्या कहते हैं? जिब्रेलिक एसिड का संश्लेषण होता है पौधे के अंदर, उसको भी रोकने वाले बहुत सारे केमिकल होते हैं। उनके अंदर एक कौन सा है?
साइकोसेल एक हमने पहले पढ़ रखा है, बताओ कौन सी? कोई दवाई पढ़ रखी है तो बताओ कोई सी दवाई जो हमने अब तक पढ़ी। नहीं, क्या मैंने फोर्म, हायरम भी नहीं, जिब्रेलिक एसिड को रोकने वाली। हाँ वो भी रोकता है, वो भी सही कह रहा है। मैलिक हाइड्रोजाइड भी रोकता है। इसके अलावा पेक्लोब्यूट्राजोल, आम में एकांतर फलन को रोकने के लिए हम बात कर रहे थे, पेक्लोब्यूट्राजोल। तो ये तीनों एंटी जिब्रेलिन क्या है, जो जिब्रेलिन को कंट्रोल करेंगे तो वो प्लांट अपने आप उसकी ग्रोथ कंट्रोल में रहेगी। उसके अंदर एक तो है साइकोसेलिया क्लोरमेक्वाट, एक है मैलिक हाइड्रोजाइड और एक क्या है पेक्लोब्यूट्राजोल जो करता है। तीन तो ये हो गए, और भी होते हैं जैसे एक है फोस्फोन डी, क्या होता है, तो वो भी जिब्रेलिक एसिड को संश्लेषण को रोकने का काम करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पीजीवीजी में आते रहते। अगली प्रॉब्लम होती है बेटा जल भराव। क्या समस्या है? जल भराव को कहते हैं वाटर लॉगिंग। क्या कहते हैं बेटा? वाटर लॉगिंग का मतलब है खेत में पानी भर जाना। उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होता है पपीता को। किससे होता है? तो ऐसे याद रखना चाहे तो इसमें सर्वाधिक संवेदनशील जो फल वृक्ष है वो कौन सा है? वो है पपीता। पपीता को इससे ज्यादा तकलीफ होती है साथियों। पपीता को नर्सरी की स्टेज में तो जो बीमारी हो जाती है, अगर ये पानी भर रहा है तो नर्सरी के अंदर कौन सी बीमारी होती है? डंपिंग ऑफ। हमने पढ़ रखा है कि नर्सरी में तो प्रॉब्लम होगी डंपिंग ऑफ। और खेत के अंदर कौन सी प्रॉब्लम होगी? बड़े हो जाएंगे पौधे तक, फूट रोट। कौन सी होती है? फूट रोट को कहते हैं पदगलन। क्या कहते हैं? पदगलन, या स्टेम रोट भी कहते हैं, तनागलन कहते हैं। ये समस्या हो जाती है। तो हमने ये छोटा टॉपिक था, उसमें अपने को पढ़ना जरूरी था। तो भाई काम करो, सूखे में प्रबंधन की ये चीजें लिख लो, फिर नया टॉपिक पढ़ते हैं। सर सुपरवाइजर और वेटरनरी में एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है क्या? सुपरवाइजर वालों का इंटरव्यू लेके कहाँ ले जाएंगे तो हैं? कुछ नहीं होता बेटा, सुपरवाइजर में कोई इंटरव्यू नहीं होता। पशुधन सहायक में भी कुछ इंटरव्यू नहीं होता। अब तो पास हो जाओ हैं? तुम्हें पता ही नहीं है कि राजस्थान के अंदर इंटरव्यू सब खत्म कर दिए, पूरे भारत में से ही खत्म हो गए इंटरव्यू। खाली आरएस में इंटरव्यू बचे एक आधी, बाकी सब में से एग्रीकल्चर में इंटरव्यू हो गई नहीं, खत्म सब एग्जाम। AO सब में इंटरव्यू खत्म है, किसी में इंटरव्यू नहीं बचा। ठीक है, राजस्थान में जो भी परीक्षाएं होती हैं आरएस और एक दो बहुत बड़े लेवल के कोई एक दो पद और है मेडिकल में, इसके अलावा सब में इंटरव्यू क्या हो गए हैं? खत्म, कोई इंटरव्यू नहीं है। अब लगो नौकरी लो। सर सुपरवाइजर का मेडिकल होता है। तुम ऑनलाइन वालों को कोई काम है तुम्हारे और कोई? अरे कोई काम मिला है कि नहीं तुम्हें? मेडिकल में कुछ चेक नहीं करते, टेंशन मत लो। मेडिकल के अंदर खाली यूं देखते कोई खास बीमारी तो नहीं है, रोग ऐसा हो भाई, ऐसा कुछ नहीं भाई, आर्मी जैसा मेडिकल नहीं होता वहां। ठीक है सर, अब रॉयल में चाय वाले की वैकेंसी निकलेगी। हाँ निकले तो फार्म भरना बेटा, तू भरना पहले आगे आगे, लेकिन वो तो सीखना पहले, पता चले वो ही नहीं आती बनाना। ये तेने सूखा इतना बड़ा क्यों लिखा है? कॉपी में सूखा इतना बड़ा क्यों लिखा? आधे पेज लू को भी इतना बड़ा लिख दिया, सूखे को इतना बड़ा लिखा, और उधर बता तो छोटा लिखना है ऐसे। लू, सूखे को इतनी जगह में इतना सूखा, इसका क्या मतलब? दिखा मेरे को, दिखा देख, इसने क्या किया? ये तो लिखा लू, ऊपर पूरा लू, यह लिखा सूखा। इससे पानी थोड़ी आ जाएगा इससे। छोटे लिखो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? लड़कियों को जैसे क्या लिखे हो, लड़कियां भी छोटा लिख रही तुम सब। ये वाष्पोत्सर्जन रोधी, ये क्या तो हाथ ऐसे खड़ा करना रहता है, ये आवाज क्यों कर रहा? मूर्खों, कल क्वेश्चन पूछूंगा, पहले तो रुको। कल मैं टॉपिक पूछ रहा हूँ देह विकार,
देख विकार, पाए जाने वाले तत्व, ठीक है, और प्रवर्धन। गुड, ये 3 टॉपिक पूछूंगा, पढ़ के आ जाना, ठीक है, नहीं तो बाहर निकाल दूंगा क्लास। प्रवर्धन, प्रवर्धन, पाए जाने वाले मुख्य तत्व है कैप्सिसिन, कैप्सिसिन वाला वो टॉपिक, और एक कौन सा बताया था, देख विकार, ये पढ़ के आ जाना। मैं पूछूंगा ही कल, तो जरूर, क्या कल पूछूंगा, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मैंने बोल दिया, तो कल पढ़ के आ जाना, मजाक वजाक नहीं कर रहा हूँ। डन बेटा। अब आगे जो भी लिखे वो ये है, एंटी ट्रांसपेरेंट से 4 प्रकार के होते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट, ये इस तरीके से। कितनी देर तक लिखोगे इसको, एक लाइन को? अरे तुम तो रुको, कौन है ये मूर्खों को जैसे, क्या करो, मैं आगे नहीं करूंगा, दिख तो लो है जो, तो फिर क्या ऐसे क्या कर रहा, आपस में लड़ जाओगे, क्या करो? कल तो तुम पढ़ के तो आओ ही एक बार, ये तो फाइनली। वो लड़ गए अभी एक दिन उसमें, पीजी के बेच में, 2 लड़के लड़ गए, पहले तो उनको घर भेजा, कल की बात है, एक पर्ची अभी तक जेब में ही है, ये सर बोले कि इसको ऑफिस में भेजो, ये इसका नाम नहीं लेंगे अपन, ये भी पीजी के बेच का है, वो पहले डबल वाले थे, उसको कल भेजा घर पे, क्लास में ऐसे कर रहा था, अब तुम्हारा नंबर है, एक देखा कंफर्म है ये, ठीक है, आपस में लड़ रहे हो कि तू चुप हो जान, तू, इसका क्या मतलब, तो आपस में तुम लोग क्या लेना देना, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे नहीं छूटे कोई चीज, आज दिन तक कोई छूटे क्या, तो फिर वो 575 ये नहीं लिखना रहता है, खाली मेन मेन चीजें लिखते रहो भाई, वो तुम्हारे 100 विवेक से लिखो, देख लो भाई, 575 मैंने नहीं लिखा था। एंटी ट्रांसपेरेंट से पहले प्रश्न आ रखे हैं, तो वो ध्यान से रखना, और आते हैं एग्रोनॉमी में वापस पढ़ोगे ये टॉपिक, पढ़ लिया शुष्क खेती, उसके अंदर भी आते हैं, इसके अलावा भी और होते हैं केमिकल, मैंने मेन मेन लिखा दिए थे। ABA एब्सिसिक एसिड, ABA का मतलब है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, आगे पढ़ेंगे वापस, कोई बात नहीं, अभी खाली लिख दो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ABA मतलब एब्सिसिक एसिड। हाँ, 5% की दर से, एट द रेट 5% की मात्रा लिखिए, एक बार जो लिखा है वो लिख लो बेटा, केओलिन के आगे लिखा बेटा है मात्रा इतनी, एट द रेट ऑफ 5%, यानी 5%। ओके, पांच प्रतिशत की दर, केवलिन 5% ऐसा लिखा था, ठीक है।
वैक्स का मतलब होता है मोम, वैक्स का मतलब होता है मोम, ठीक है। ये ऐसे इसको शॉर्टकट में कहते हैं, साइकोसेल का ही नाम है ये सर, ठीक है। ये साइकोसेल की कभी कभी आ जाए तो ध्यान रखना है, सीसीसी का मतलब ये साइकोसेल, ये एक ही चीज के तीन नाम। जल भराव, अगली समस्या है जल भराव, यानी पानी भर जाता है जो, तो पानी भर जाता है तो नहीं, अलग है, अलग पॉइंट है। जैसे लू लिखा था, सूखा लिखा था, वैसे लिखो जल भराव। जल भराव यानी वाटर लॉगिंग। अवरोधक के नीचे लिखा हुआ है ग्रोथ रिटार्डेंट, ग्रोथ रिटार्डेंट, ठीक है। सर मैं ऑफलाइन आ जाऊं क्या, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती? आजा, ठीक है, आ जाओ, आ जाओ सब लोग आ जाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो फीस लेता है ना, आ जाओ, ठीक है। ऑफलाइन में हमारे यहाँ क्या अच्छा है सुविधा, इसलिए यहाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हो तुम लोग। और बाकी ऑनलाइन से भी होते हैं सिलेक्शन, तो ऐसी बात नहीं। चले आगे। सिलेबस में दो है चीजें, एक तो पाला है और एक लू है। पाला और लू में से बेसिक क्वेश्चन आता है, कोई लोड वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी आएगा तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। डन बेटा, शाबाश। देखो अब एक टॉपिक है, उसका नाम है काट छांट, नहीं ऐसा मत लिखो, संधाई पहले लिखो, संधाई, संधाई व काट छांट, संधाई व काट छांट, इसको कहा जाता है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ट्रेनिंग एंड, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। अगला टॉपिक है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग और प्रूनिंग में पहले अंतर समझेंगे और फिर हम लोग आगे बात करेंगे ट्रेनिंग प्रूनिंग है क्या, सीन क्या है। नया टॉपिक है बेटा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग में बेसिक अंतर समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबका ध्यान इधर, ये तो मैं लिख रहा हूं ट्रेनिंग, क्या लिख रहा हूं, ट्रेनिंग, और ये क्या लिखा हुआ है, प्रूनिंग। ट्रेनिंग और प्रूनिंग में अंतर समझने का प्रयत्न कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्या फर्क होता है, कई बार नहीं रहता पता। देखो ऐसा है कि भाई कोई भी प्लांट है, ये कोई भी पौधा, यहां पर भी पौधा ही रहेगा, यहां पर भी पौधा ही। इस प्लांट के अंदर शुरुआती अवस्था से ही, कोई भी पौधा है, उस पौधे में शुरुआती अवस्था से ही, जब पौधा छोटा है, 1 साल 2 साल का है, तभी से आवश्यकता अनुसार शाखाओं को रखना है। बाकी जितनी भी अनावश्यक शाखाएं हैं उनको हमको स्टार्टिंग से ही हटाते हुए चलना है। किसी भी पौधे के अंदर आपको शुरुआती अवस्था से ही क्या करना है, जितनी शाखाएं की जरूरत है उतनी हम शाखाएं रखेंगे, बाकी सभी अनावश्यक शाखाओं को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये आप किसी भी स्तर पर रख सकते हो, जैसे प्राथमिक शाखाएं होती है उनमें भी हम ट्रेनिंग करते हैं, इनके ऊपर जो शाखाएं आती है द्वितीयक, उनको भी हम अपने हिसाब से रखते हैं। जैसे कोई शाखा रखनी है कोई नहीं रखनी है, हम सेट करते रहते हैं पूरे प्लांट के। ये क्रिया हम कब से करते हैं, जब पौधा प्रारंभिक अवस्था, अर्ली स्टेज में, तभी से करें। पैटर्न आपको ठीक लगता है वो रख सकते हो, ऐसी बात नहीं कोई फिक्स एक पैटर्न ही रखना आपको। जैसे आप चाहो तो एक शाखा इधर, एक शाखा इधर, दो शाखाएं ऐसे, कैसे, ऐसे, इसके ऊपर वाली दोनों शाखाएं ऐसे, ऐसे, ऐसे। जैसे डांस करते हो तो अल्टरनेट आप ऐसे रखेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से अल्टरनेट भी रख सकते हो, एक शाखा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये पैटर्न भी रखोगे तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो पैटर्न हम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि भी किसी भी एक साइड में एक साथ दो शाखाएं नहीं रखनी। एक साइड में दो शाखाएं रखे, दोनों कमजोर रहे,
एक को काट देंगे तो एक ताकतवर रहेगी। यहाँ पर भी सेम यही पैटर्न रहेगा। शुरू में कोई कमजोर शाखा है, कोई मजा नहीं आ रहा तो उसको हम लोग हटा देते। कई प्रकार के एंगल भी बनते हैं, जैसे कोई भी पौधा होता है, इस पौधे के अंदर एक शाखा तो आ रही है, ये एक शाखा आ रही है, ये इसको तो अपने को रखना है, इसको हटाना है, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है, ये यहाँ पर नैरो एंगल बन रहा है तो तेज हवा में टूटने के चांस ज्यादा रहते। ये वाइडर यहाँ पे एंगल बन रहा है, थोड़ा सा ब्रॉड एंगल बन रहा है, ब्रॉड क्रोच एंगल, नैरो क्रोच एंगल, ये एंगल चलता है, ये वाला एंगल नहीं चलता। तो ऐसे कोई एंगल से शाखा निकल गई है तो उसको हम लोग जो है शुरू में ही उसको हटा देंगे। ऐसी छोटी मोटी कई बातों का हम ध्यान रखते हैं। तो ये तो हमने करा है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करने का मुख्य उद्देश्य होता है पौधे को एक निश्चित संरचना देना। क्या है इसका उद्देश्य? है पौधे को प्रारंभिक अवस्था से ही आवश्यकता अनुसार शाखाओं को रखना, ताकि पौधे को एक निश्चित आकार दिया जा सके। क्या दिया जा सके? तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? निश्चित आकार देना। पौधे को निश्चित आकार देना। क्या है बेटा? पौधे को निश्चित आकार देना, या यूं भी कह सकते हैं संरचना प्रदान करना, संरचना, या यूं कह सकते हैं पौधे को जो है निश्चित आकार, संरचना, मजबूती प्रदान करना। क्या करना? मजबूती प्रदान करना, ताकि तेज हवाओं में और अधिक फल लगने की स्थिति में शाखाएं टूटे नहीं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग हमेशा कब से शुरू होती है? हम शुरुआत प्रारंभिक अवस्था से ही हम लोग करते हैं। ये केस। दूसरा केस क्या हो रहा है कि पौधे को लगाए हुए लगभग 4-5 साल हो गए, अब फल आने लग जाएंगे। जैसे ही फल आने लगे तब से ही साल में एक बार या साल में 2 बार, चीजें वही रहेगी, जैसे शाखाएं तो वो जो पहले थी वैसे ही है, लेकिन जैसे ही फलन आपका चालू हो जाए तब से साल में 1 बार या साल में 2 बार जितनी भी इस पौधे के ऊपर शाखाएं सूख गई है, जिनको कहते हैं मृत शाखाएं। क्या कहते हैं? जितनी भी शाखाएं मृत हो चुकी है, सूख चुकी है, लगभग एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी जो है मृत है, सूख चुकी है, रोगग्रस्त शाखाएं हैं। कैसी शाखाएं हैं? जो रोगग्रस्त शाखाएं हो चुकी है, जो कीटग्रस्त शाखाएं हो चुकी है, या आपस में रगड़ती हुई शाखाएं। कैसी है? आपस में रगड़ती हुई शाखाएं हैं, या फिर आपस में जो इंटरक्रॉसिंग ब्रांचेस हैं, इंटरमिंगलिंग ब्रांचेस हैं, उन सभी शाखाओं को हम साल में 1 बार या 2 बार काटते हैं, ताकि हम अच्छा, अधिक और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त कर सकें। क्या है? अच्छा, अधिक और गुणवत्तापूर्ण। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है अच्छा या अच्छी व गुणवत्तापूर्ण, ये लाइन आती है परिभाषा के अंदर, ठीक है। अच्छी व गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करना। तो इन दोनों में हमारे अंतर स्पष्ट हुआ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। इसका ट्रेनिंग का मतलब होता है कि विवेकपूर्ण तरीके से पौधे की काट छांट करना, ताकि पौधे को एक निश्चित आकार दिया जा सके। ये प्रारंभिक अवस्था से ही की जाती है। यह विवेकपूर्ण तरीके से पौधे की काट छांट करना, ताकि अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त हो सके। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रूनिंग कहते हैं। तो इसमें मृत शाखाओं की हर साल शाखाएं सूखे, हर साल उनको काटे, कोई कीड़ा लग गया कोई, तो हम सफाई करते रहेंगे हर साल। इसको हम क्या बोलेंगे? इसका फायदा यह है कि कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर नई नई शाखाओं पे ही फल लगते। कई पौधे ऐसे हैं जिनमें नई, इसी साल की जो नई नई शाखाएं फूट रही है, उनको बोलते हैं करंट सीजन ग्रोथ ब्रांचेस। क्या कहते हैं? तो अमरूद में जैसे प्रश्न आता है कई बार कि अमरूद में कौन सी शाखाओं पे फल लगते हैं, तो करंट सीजन ग्रोथ ब्रांचेस। किन पे लगते हैं? तो करंट सीजन ग्रोथ ब्रांचेस के ऊपर फलन होता है। बेर के अंदर तो बेर को पूरा काट देते हैं, वापस फूटता है, अच्छा फलन लगता है। बेर को नहीं काटोगे तो फिर उतना फल नहीं लगेंगे। अमरूद की जितनी काट छांट करते हैं फल ज्यादा लगते हैं। समझ रहे हो क्या? तो उसका ये जो है अपने को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त हो सके। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? तो अब हम पहले ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? तो अब है ट्रेनिंग की विधियां, कि ट्रेनिंग की कौन कौन सी विधियां हैं। तो 2-3 ट्रेनिंग की अच्छी विधियां हैं, वो आपको याद रखें। मेथड्स या सिस्टम्स ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग के सिस्टम 3 हैं। कितने हैं बेटा? देखो 3 कौन कौन से हैं, याद रखेंगे अच्छे से। सबसे पहले मेरे साथ रिपीट करना, बोलो सेंट्रल लीडर सिस्टम। सेंट्रल लीडर सिस्टम, केंद्रीय प्ररोह प्रणाली। केंद्रीय प्ररोह प्रणाली, शाबाश। दूसरा इसके अंदर है ओपन सेंटर सिस्टम। क्या है बेटा? बोलो ओपन सेंटर सिस्टम।
खुला प्ररोह प्रणाली, खुला प्ररोह प्रणाली। क्या बात है। तीसरी वाली मेथड जो है कोई नई बात नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, रूपांतरित प्ररोह प्रणाली, रूपांतरित प्ररोह प्रणाली। समझ गए बेटा? 3 प्रकार के, समझ क्या गए? तो नाम लिखे खाली अभी। अब इसमें कुछ खास बात नहीं थी। अब देखें होता क्या है। सेंट्रल लीडर का मतलब होता है जो बीच वाला तना होता है, मेन तना। क्या है ये? मेन तना। इसको हम लोग नहीं काटते, इसको हम लोग स्ट्रेट और सीधा रखते हैं, इसी को बोलते हैं सेंट्रल लीडर। क्या कहते हैं? इसको आपको बिल्कुल भी नहीं काटना है। इसके ऊपर जो भी शाखाएं आएंगी उनको आपको सेट करना है इस तरीके से। ये जो हमने किया था ना, उस हिसाब से आपको, जैसे कि आपने पहली शाखा जो है आपने रखी है लगभग 50 सेंटीमीटर की हाइट पर। कितनी रखी है? ये पहली शाखा की हाइट रखी, मान लो कि 50 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो ऊपर वाली 2 शाखाएं हैं उनके बीच में आपको जो भी अंतर रखना है आपकी आवश्यकता अनुसार आप उसके ऊपर अंतर रख सकते हो। ये थोड़े से जो है ये अपनी आवश्यकता अनुसार इन 2 के बीच में आप अंतर रख सकते हो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर। कितना रख सकते हो? क्योंकि ये एक तरफ तो है ही, एक शाखा इधर है तो एक उधर। वापस उसके ऊपर वाली शाखा, जैसे ये 2 ऐसे है तो इसके ऊपर वाली तो ऐसे है वापस, तो एक ही लाइन में तो है ही नहीं, पूरा पौधा बैलेंस चल रहा है। इस पैटर्न को आप ऐसे भी रख सकते हो, ये वाला, ठीक है, ये वाला पैटर्न भी रख सकते हो, दोनों में से कोई भी रखो, लेकिन बीच वाले तने को आपको काटना नहीं। इसमें दिक्कत क्या है भाई? ट्रेनिंग हम कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के उद्देश्य काफी सारे होते हैं। मैंने आपको मेन उद्देश्य बताया। एक उद्देश्य होता है कि प्रकाश प्रॉपर तरीके से पौधे के हर भाग तक पहुंचे और एक हवा पौधे के हर भाग तक पहुंच जाए। ऐसे में क्या होता है कि इसके ऊपर वाले भाग पे तो फल लगते हैं अच्छे खासे, इस वाले भाग पे तो फल लगते हैं, लेकिन नीचे की साइड में फलन नहीं होता है। इसलिए ठीक ठीक विधि है, मतलब कोई ज्यादा लोड वाली बात नहीं। इसमें कोई खास बात याद रखने वाली भी नहीं होती। इसमें ऊपर वाले भाग में फलन होता है, नीचे नहीं हो पाता क्योंकि प्रकाश और लाइट नहीं पहुंच पाता। तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट चलता रहा। लोगों ने एक नई विधि बनाई, वैज्ञानिकों ने। ये जो है अगली जो विधि है उसके अंदर ये क्या है? ये क्या है? ये है पौधा। क्या है? इस पौधे को आपको जो है थोड़ा सा बड़ा होने दो, लगभग 1 साल तक बड़ा करो, 1.5 साल तक। कितना बड़ा करो? 1.5 साल तक, कई बार 2 साल, वो कोई फिक्स नहीं भी कितना बड़ा करेंगे। लगभग इसको आप थोड़ा सा बड़ा होने दो, 1 मीटर के आसपास। कितना होने दो? 1 मीटर तक बड़ा होने दो। पौधे को ऊपर से काट दो। अब पौधे को बिल्कुल ऊपर से अपन बी हेडेड, ऊपर को काटने के तो बी हेडेड, क्या कहते हैं, इसको बी हेडेड कर देते हैं। तो ऐसे में फिर इसके साइड में से शाखाएं निकलती है। भाई पौधा ऊपर तो फिर बढ़ता नहीं, फिर साइड में से इसकी शाखाएं इस तरीके से ग्रो करती है। तो पौधा ऊपर से कैसा रह जाता है? खुला रह जाता है। तो ये विधि अच्छी मानी जाती रही। ये लगातार ये विधि अच्छी मानते हैं क्योंकि हवा भी इसमें अच्छी आती है और लाइट भी इसके अंदर अच्छी आती है, तो फलन भी बहुत अच्छा होता है। ये विधि अच्छी मानी जाती है, ऐसी बात नहीं। ये जो है ये प्याले जैसा, कटोरे जैसा आकार हो जाता है। कैसा होता है? प्याले जैसा। कि कौन सी विधि में प्याले जैसा आकार होता है? तो प्याले जैसे को बोलते हैं बॉल शेप। क्या बोलते हैं? इसके अंदर जो है बॉल शेप प्लांट हो जाता है। लेकिन इस पौधे के अंदर कुछ सीमाएं, सीमाएं का मतलब कुछ हानियां। ये तो विधि बहुत शानदार है बट इसके अंदर नुकसान है। एक तो इसके अंदर हवा आ रही, लेकिन जब भी हवा ज्यादा आती है, जैसे तेज हवा चलती, फल ज्यादा लगने लगे तो ये शाखाएं टूटने के चांस इसमें बढ़ जाते। मेरी बात को समझ रहा हूँ? विधि अच्छी है, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तेज हवाएं चलेगी और जब जो है ज्यादा फल लग जाएंगे तब ये शाखाएं क्या होगी? टूट जाएगी। तो ये इसके लिए हानि है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो हानि के अंदर जो है मैं पॉइंट अच्छे से आप लोगों को 2 बोल के लिखा दूंगा। इसके अंदर ही आपको 2 पॉइंट लिखने। अगली विधि में हम क्या करते हैं? तने को थोड़ा बढ़ने देते हैं। क्या करते हैं अपन? तने को थोड़ा सा ठीक ठीक बढ़ने देते हैं, उसके बाद में उसको ऊपर से काटा जाता है। तो फिर इसके अंदर जो साइड में से शाखाएं निकलती है ऐसे, ये कुल मिला के वो जो उधर हमने विधि बनाई है, इन दोनों का मिक्सचर है। ये क्या है? इन दोनों का मिश्रण है। मतलब केंद्रीय प्ररोह प्रणाली और खुला प्ररोह प्रणाली का मिक्स वाला सिस्टम कौन सा है? रूपांतरित प्ररोह प्रणाली है। तो ये सबसे ज्यादा अपनाया जाता है, सर्वाधिक सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि, सर्वाधिक अपनाई जाने वाली सबसे अच्छी, इसी को हम लोग जानते हैं
ये ज्यादातर फल वृक्षों में यही है, आंवले में है, हालांकि सब में यही है, ज्यादातर के अंदर आंवला है, अमरूद है, ठीक है, अमरूद, आम, ज्यादातर क्रॉप के अंदर यही विधि अपनाई जाती है। इसमें आप लिख लेना कि भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में ये अपनाई जाती है और सबसे अच्छी विधि इसी को माना जाता है। प्रश्न आ रखा है बीएचयू के पेपर में कि कौन सी विधि सबसे अच्छी है ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग की कौन सी विधि अच्छी है, रूपांतरित प्रयोग प्रणाली। एससीएफ के अंदर प्रश्न आ रखा है कि कौन सी विधि जो होती है, जो होती तो अच्छी है परंतु तेज हवाओं में उनकी शाखाएं टूटने के चांस क्या हो जाते हैं, ज्यादा, तो वो कौन सी विधि है, ओपन सेंटर सिस्टम। अब आपको ट्रेनिंग में लिखनी है लाइन, ट्रेनिंग में लाइन लिखो। ट्रेनिंग के आगे लाइन लिखो। लिखो ऐसे, ट्रेनिंग यानी संधाई में लिखो, विवेकपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण, बेटा समझदारी से, विवेकपूर्ण तरीके से पौधे की काट छांट करना, विवेकपूर्ण तरीके से पौधे की काट छांट करना, ताकि ताकि पौधे को निश्चित आकार, ताकि पौधे को निश्चित आकार, विवेकपूर्ण तरीके से पौधे की काट छांट करना ताकि पौधे को निश्चित आकार, कोमा संरचना, कोमा संरचना, वह मजबूती प्रदान की जा सके, वह मजबूती प्रदान की जा सके। विवेकपूर्ण तरीके से पौधे की काट छांट करना ताकि पौधे को निश्चित आकार, कोमा संरचना व मजबूती प्रदान की जा सके। इसमें से मुख्य शब्द है निश्चित आकार। क्या है, निश्चित आकार देना, यही आता है हर एक परिभाषा में। अब प्रूनिंग में भी तुम लाइन लिख लो ताकि प्रूनिंग अपन वापस बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन प्रूनिंग लिख लो, लिखो प्रूनिंग यानी काट छांट, उसमें भी लाइन तो लिख ही लो। सेम ही उसी तरीके से लिखो परिभाषा, विवेकपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से पौधे के भागों को काटना, विवेकपूर्ण तरीके से पौधे के भागों को काटना ताकि, विवेकपूर्ण तरीके से पौधे के भागों को काटना ताकि अच्छी व गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त की जा सके। विवेकपूर्ण तरीके से पौधे के भागों को काटना ताकि अच्छी व गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त की जा सके, ताकि अच्छी व गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त की जा सके, ताकि अच्छी व गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त की जा सके। ठीक है बेटा, गुड। अब आपको लिखना क्या है, ट्रेनिंग की विधियां। क्या लिखोगे, ट्रेनिंग की विधियां। ये तीनों मैंने जैसे लिखी है वैसे लिखनी है। खाली इसके अंदर आपको मैं 2 पॉइंट नीचे बोल के लिखाऊंगा तो थोड़ी सी इसमें लिख लेना, बीच में एक ही लाइन लिखाऊंगा अच्छी खासी, तो आप लोग जो है ये फोटो बनाने अनिवार्य है, खाली समझने के लिए बनाएंगे। ट्रेनिंग की विधियां, ट्रेनिंग और प्रूनिंग दो चीजें पढ़ रहे हैं, अभी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग की विधियां लिखो। केंद्रीय प्ररोह प्रणाली, केंद्रीय प्ररोह प्रणाली,
केंद्रीय प्ररोह प्रणाली, सेंट्रल लीडर सिस्टम, चलेंगे। तो ज्यादा हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर है वो, 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर थोड़ी होता है, 50 सेंटीमीटर था वो। इसको 50 मीटर मत लिखना हो, थोड़ा थोड़ा दिमाग तुम्हारा भी लेना। 50 मीटर का मतलब लगभग 150 फीट होता, सेंटीमीटर है ये। ऐसे ये याद, ये फिक्स नहीं है, याद रखो इतना। सेंटीमीटर में मैं जैसे तुमसे पूछूं 50 सेंटीमीटर कितना होता है, तो कौन अंदाज से ऐसे बता के बताओगे, बोलना नहीं। कौन बता सकता है इतना इतना, ऐसे अंदाज 50 सेंटीमीटर कितना होता है, अंदाज से बताओ। इतना इतना कितना, आप लोगों को पता है, गर्ल्स को आइडिया कितना होता है, कितना होता है? हाँ, 1 फीट के अंदर होता है 30 सेंटीमीटर, तो ये लगभग 1.5 फीट है। कितना है? इतना होता है, इतना इतना सा, इतना इतना इतना। अब ठीक है, हाँ भाई, क्यों नहीं देता दिखाई? कैमरा लगा रखा, यूं और यूं करके लिख लो, ठीक है? यूं यूं ऐसे थोड़ा और थोड़ा ऐसे, इससे क्या गर्दन की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। मैं बोल जाऊंगा, कोई चीज नहीं दिखेगी, ठीक है? मेरे उसमें मैं हानियां बोलने वाला हूँ बीच वाले में। पहले लिख लो पूरा, फिर बोलूंगा, जल्दी लिखना। बॉल शेप, प्याले को BOWL, बॉल शेप, प्याले जैसा, ठीक है? लिख रहे हो तुम? तो लिखो ना, वो फोटो बनाने हैं छोटे छोटे, तो बनाओ ना फटाफट, है? हाँ नहीं, अब मैं लिखूंगा, पहले ये लिख लो, फिर जगह छोड़ दो। दो एक लाइन, 2 लाइनों में लिखा लूंगा एक ही लाइन को बड़ी सी। जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस सेम है क्या हॉर्टिकल्चर का? हाँ सेम है, ठीक है, सेम ही है। लाइन लिखो बेटा, पीछे वालों को खड़ा होकर देखना पड़ रहा है क्या? सर्वाधिक अपनाई जाने वाली, ठीक है? कुछ ये पौधे लिखे, बाकी सब में यही फेमस है। सबसे अच्छी व सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि ये है, सबसे अच्छी व सर्वाधिक अपनाई जाने वाली। अब उस हानिया लिखो, अब मैं हानि बोल ही रहा हूं, सबको लिखना है अब, ठीक है? इसमें पॉइंट लिखो हानि में। पौधा पौधा संरचनात्मक रूप से कमजोर रहता है। पौधा, सबको खुद को खुद का ही लिखना है बेटा, आप खुद लिखो। पौधा, हानियों में लिखना है पौधा, इसकी हानि लिखनी बीच वाले की। पौधा संरचनात्मक रूप से कमजोर रहता है, पौधा संरचनात्मक रूप से कमजोर रहता है। वह तेज हवाओं व, वापस वह लिख देना, तेज हवाओं व अधिक फलन की स्थिति में, तेज हवाओं व अधिक फलन की स्थिति में
शाखाओं के टूटने का अंदेशा अधिक रहता है। मैं रिपीट करूंगा, आराम से लिखते जाओ। पौधा संरचनात्मक रूप से कमजोर रहता है, वह तेज हवाओं व अधिक फलन की स्थिति में शाखाओं के टूटने का अंदेशा ज्यादा रहता है। अधिक फलन यानी कि तेज हवाओं व अधिक फलन की स्थिति में शाखाओं या शाखाएं टूटने का अंदेशा ज्यादा रहता है। मतलब अच्छी विधि है, लेकिन पौधा कमजोर रह जाता है तो हवाएं ज्यादा चलती है, ज्यादा फलन लगता है तो शाखाएं टूट जाती है। समझ गए? और इसमें क्या लिखना था? सर्वाधिक अपनाई, सबसे अच्छी व सर्वाधिक अपनाई जाने वाली। रिटर्न एवरीवन। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? कुछ हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब आप लोग टॉपिक डालेंगे आगे से। अब ट्रेनिंग की पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं अभी? लिखो ट्रेनिंग नहीं, अब अंगूर में ट्रेनिंग की विधियां। अंगूर में ट्रेनिंग की विधियां, नया टॉपिक डालो, अंगूर में ट्रेनिंग की विधियां। अभी ट्रेनिंग ही पढ़ रहे हैं, अंगूर में ट्रेनिंग की विधियां। टॉपिक डालो बेटा, अंगूर में ट्रेनिंग की विधियां। अंगूर में ट्रेनिंग की विधियां। अंगूर में ट्रेनिंग की विधियां। टॉपिक डाल दो, अंगूर में ट्रेनिंग की विधियां, और इसको यहीं पर एक बार छोड़ दो। अंगूर में ट्रेनिंग की विधियां डालो और इसको यहीं पे छोड़ दो। 2 मिनट अपन बाबूजी को याद करेंगे, लेकिन उसको ऐसे है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम दांत निकाल रहे हो। देखो, अगर हम श्रद्धांजलि देते हैं किसी में तो आत्मा को शांति मिलती है। ऐसा बाबूजी का लेवल था, क्या था? एकदम शानदार। भी हमारे यहाँ के सीनियर जीएल सर भी जब आते हैं ना, पहले बाबूजी को धोख देते। खान सर आते थे, जो सीनियर है हमारे सबसे उम्रदराज, वो भी आते हैं बाबूजी को। तो बाबूजी का लेवल था, सबके साथ बना के रखते थे। बुजुर्ग थे, देखो सबसे बड़ी बात क्या, बुजुर्ग थे, लेकिन हर उम्र के लोगों के साथ में जो है बनती थी उनकी। अच्छे ही मजे के साथ में, बढ़िया अच्छे थे। चाय लेके आते थे, धमका भी देते थे, अभी चाय पी थी वापस, अभी के भी चाय लाऊं क्या? मजाक में बोलते थे। जैसे मैं कहता, बाबूजी यार आज तो कॉफी पीनी है, अभी तो चाय पीना, अभी भी कॉफी। बुजुर्ग आदमी कब लेके आएगा वहां से वापस यहाँ? क्या मजाक मजाक में बोलते थे वो खुद ही ऐसे, और ले आते थे 2 मिनट बाद। क्या ऐसे? तो अपन खड़े होकर याद करें 1 सेकंड, ठीक है? खड़े हो जाओ सब, 1 मिनट के लिए मौन रखेंगे अपन। सावधान होंगे, सावधान। बस आंखें बंद करेंगे, टाइम चालू हो रहा है अब। विश्राम। बाबूजी को हम हमेशा याद करेंगे।